गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय स्कूल में सीजर की ऑनलाइन क्लास में मैं अजीत सारण आपका स्वागत करता हूं। तो देखो चलो आज फिर से शुरू करते हैं अपन अपनी क्लास। तो आज अपन पढ़ेंगे 12वीं क्लास की गणित में संयुक्त फंक्शन। क्या नाम है आपकी किताब के पहली यूनिट है, नाम है संयुक्त फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। अब बात करते हैं फलन। जब भी अपन किसी 12th क्लास की कोई यूनिट पढ़ते हैं तो यानी ये सबसे इससे पहले अपन ने 11th में कुछ पढ़ा होगा, उसी से आगे शुरू करना होता है। तो इसी प्रकार पहली यूनिट है संयुक्त फलन। तो यानी 11th क्लास में जो अपन ने पढ़ा उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे और उससे आगे फिर अब आपको ये तो दिख रहा होगा कि ये संयुक्त फलन है, तो यानी कुछ ना कुछ यहाँ अपन अवसर याद आ रहा, हमने फलन तो 11th क्लास में पढ़ा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी संयुक्त फलन पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए? फलन। अब फलन से भी पहले कुछ और आना चाहिए, आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो क्या है? समुच्चय। फलन से पहले आपको क्या आना चाहिए? संबंध। और संबंध कब आएगा? जब क्या पता हो आपको? समुच्चय, है ना। तो ये तीनों चीज आपस में कनेक्टेड हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय की। अगर आपको समुच्चय, संबंध और फलन आता है तो कंपोजिट फंक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये अपन ने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा है तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है समुच्चय? सर सबसे पहले सबसे छोटी 0 से शुरू करते हैं तो क्या होगा? समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है? देखो समुच्चय वैसे तो आप समझ पा रहे होंगे, किसी संख्याओं या अवयवों का एक संग्रहण करना ही क्या कहलाता है? समुच्चय। लेकिन उसमें क्या, देखो मैंने कुछ लिखा है यहाँ, वस्तुओं या अवयव या संख्याओं का सुपरिभाषित समूह। सुपरिभाषित, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुपरिभाषित यानी उसको परिभाषित किया जा सके, बताया जा सके कि ये इसका समूह है या संग्रह है, उसे क्या कहते हैं? समुच्चय। जैसे देखो सुपरिभाषित, बहुत अच्छी बात। जैसे मैं बोलूं प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यानी ये जो प्राकृत नाम है ये क्या हो गया? इसकी परिभाषित हो गया। प्राकृत यानी अब हमें पता चल गया कि ये संग्रह कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 2 डॉट अनंत तक, यानी इसमें माइनस की संख्याएं नहीं है क्योंकि यहाँ क्या आ गया? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार कोई और संग्रह, जैसे मान लो कक्षा 6 की किताबों का संग्रह, तो उसमें केवल कक्षा 6 की तो किताब आएंगी, उनका संग्रह है वो। इस तरीके से संग्रह करना उसको क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय को हमेशा ABCD के कैपिटल अक्षरों से लिखा जाता है ना। तो यानी जहां A बराबर क्या है? A मानना, इस प्राकृत संख्याओं को मैंने मानना A है, वैसे इसको जनरली किससे लिखते हैं? कैपिटल N, नेचुरल नंबर, है ना। तो ये क्या हो गया? इसका समुच्चय। बताओ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार पूर्णांकों का समुच्चय है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय या सम संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय का मतलब समझ गए कि वस्तुओं या अवयवों या संख्याओं का सुपरिभाषित समूह है। सुपरिभाषित समूह यानी इनको संग्रह करके एक जगह करना क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब बात करते हैं संबंध। किसकी बात करते हैं? संबंध की। संबंध आप वैसे ही नाम से ही समझ पा रहे होंगे, रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन वही समूह, वही संबंध। जैसे मान लो अपने घरेलू समाज में जो जो संबंध होते हैं, जैसे पिता पुत्र है, माता बेटा है या माता पुत्र है ना। तो ये जो संबंध यानी वह नियम जिससे ये अवयव या कोई भी अवयव या संख्याएं आपस में संबंध रखती हो, उस नियम को क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। संबंध का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखो अब अपन इसको गणित में कैसे, ऐसे तो पता है सर पिता पुत्र, मान लो ये एक
परिवार है, ये दूसरा परिवार है, दो परिवारों का आपस में संबंध, मान लो ये दोनों भाई हैं, नियम क्या हो गया, भाई। अब ये बड़ा भाई है और ये छोटा, तो इसकी भी पत्नी है और इसकी भी पत्नी है। वह नियम बताओ जिसका इन दोनों में आपस में कोई संबंध बन जाए, बताओ। तो वही नियम, ये जो इनका आपस में रिलेशन दर्शाता है, वही तो क्या होता है, संबंध। तो बताओ इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, देवरानी जेठानी। क्यों, ये बड़ी है तो जेठानी, ये देवरानी। इसी प्रकार इसका एक मान लो पुत्र है और इसके एक पुत्री है, तो इन दोनों में संबंध बताओ, भाई बहन, कजन हो गए ना, ये चाचा की बेटी होगी, कजन, भाई बहन। अब ये बताओ इन दोनों का आपस में, यानी बड़े भाई की छोटे भाई की पत्नी तथा बड़े भाई के बेटे में क्या संबंध क्या होता है, वही तो इस मैथ्स में और गणित में कुछ नया थोड़ी ना। तो बताओ क्या होता है, अगर मैं इसका इसके साथ पूछूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, भतीजा, और ये क्या है, चाची। इसका इसके साथ तो संबंध क्या हो गया, भतीजा चाची, और इसका इसके साथ क्या हो गया, चाची भतीजा। यही तो बात। तो सर इसको गणित में कैसे देखें, तो देखो कोई y है, वो है 5x, y इज इक्वल टू 5x, यानी x और y में अब यहाँ क्या संबंध है, बता सकते हैं आप आराम से। सर जो y है वो x का 5 गुना है, यानी x को जितना भी रखोगा उसका 5 गुना क्या है, y है। और कुछ भी ले लो, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। बताओ इसमें क्या नियम, क्या संबंध है, क्या है, यानी x का आधा y है, यानी x कुछ भी है, मान लो x 10 है तो y कितना होगा, अपने आप आ गया ना उसका रिलेशन से। तो बोलो ये क्या, 5, y क्या हो जाएगा, 5। तो ये जो कहलाता है संबंध। अब बात करते हैं फलन की। किसकी बात करते हैं, फलन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन चलेंगे किसमें, संयुक्त फलन की। ठीक, तो अब पढ़ते हैं फलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले फलन की परिभाषा जो 11वीं क्लास में भी बताई थी, आज फिर से मैंने बोर्ड पे लिख दी। क्या, यदि किसी समुच्चय ए, मानो ये कोई समुच्चय ए है, ठीक है, के प्रत्येक अवयव, जिसमें एक अवयव 1 2 3 4 कोई अवयव है, और ये कोई समुच्चय बी है, ठीक है, यहाँ है 2 3 4 6 7 8 9, या 1 से लेके 10 तक गिनती मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई समुच्चय भी है, कुछ भी है यहाँ में समझाने के लिए। यदि किसी समुच्चय ए के, बताओ समुच्चय काम आया कि नहीं आया फलन के लिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी अद्वितीय अवयव, यानी किसी केवल और केवल एक अवयव से संबंधित किया जाए, तो इस संबंध को क्या कहते हैं, फलन। फलन भी क्या है, एक संबंध है। किस तरीके से, देखो यहां समझाने का प्रयास करता हूं मैं। मान लो ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ठीक है, इस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यानी यहाँ कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, यानी यहाँ कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, यहाँ रहो चाहे, देखो ये रहा प्रत्येक अवयव, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी से के अद्वितीय अवयव से, यानी केवल और केवल कितनों से, एक से संबंध रखना चाहिए। अद्वितीय अवयव से संबंध किया जाए तो इस संबंध को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। तो देखो ये कोई माना, तो अब इसका मैं कोई संबंध बनाऊं, आप खुद ही बता दोगे, देख लेना संबंध। ये 1 2 से जुड़ता है, 2 4 से जुड़ता है, 3 6 से जुड़ता है, 4 8 से जुड़ता है। तो बताओ इनमें कोई ना कोई संबंध, ए और बी में मैंने जो यहाँ पे कुछ
एक संबंध बनाया है, वो संबंध क्या बनाया है आप बता सकते हो आराम से, बताओ क्या। ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ है बी से, केवल और केवल एक अवयव से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो बताओ क्या, कैसे, यानी इसका दो गुना क्या है, दो गुने से जाके जुड़ा है। मान लो यहां ये हो गया y इक्वल टू कोई भी फलन एफ एक्स, एक्स क्या है, ए के अवयव, ठीक है। तो इस फलन को हम यहां पे कैसे लिखें, इनका संबंध क्या बन जाएगा बताओ। पहले तो इसका निरूपण, फलन का निरूपण कैसे किया जाता है, एफ ए से बी में, बता। एक तो ये तरीका है कि कोई फलन एफ का संबंध किससे, ए से बी में है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए से बी में कोई फलन एफ, ठीक है। तो y इक्वल टू 2x, यानी इसका दो गुना करते ही वो b में निरूपित होता है या जुड़ता है, जाके अपना संबंध बनाता है। तो बताओ ये दो गुना का इसका संबंध हुआ कि नहीं हुआ, ठीक बात है। तो देखो y इक्वल टू 2x, तो अगर यहाँ पे मान लो 5 होता तो वो किस में जाके जुड़ता, 10 में, है ना। तो ये जो है ये इसका के कहाँ से है, a से, समुच्चय a से, जो प्राप्त होगा है ना y, वो किस में है, समुच्चय b में। अद्वितीय अवयव, एक का दो गुना दो ही तो होता है, एक किसी अन्य अवयव के साथ नहीं जुड़ सकता। तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, फलन। तो परिभाषा एक बार फिर से देख लो क्या है, यदि किसी समुच्चय a के प्रत्येक अवयव समुच्चय b के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए या संबंध रखता हो, तो इस संबंध को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। अब बात करते हैं फलन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले देखो फलन का प्रतिबिंब। फलन का प्रतिबिंब क्या होता है, जब कोई समुच्चय a से, वही उदाहरण है, समुच्चय a से b में कोई ना कोई संबंध रखता है, यानी कोई अवयव जुड़ा होता है, तो प्रतिबिंब क्या कहलाता है। जब a किससे जुड़ा है, 2 से, यानी समुच्चय a का कोई अवयव समुच्चय b से जाकर जुड़ता है, तो जिस अवयव से जुड़ता है वह अवयव इस अवयव का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। यानी y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई x थे, ये y थे, ठीक है। तो यानी y x का प्रतिबिंब, यानी यहां से कोई x का वैल्यू लेंगे, उस x के सापेक्ष जो मान y का आएगा वो उस x का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी y इक्वल टू एफ एक्स, तो y क्या है, प्रतिबिंब, x जो अवयव, एक समुच्चय एक का अवयव, ठीक है। ये तो बात हुई प्रतिबिंब। एक होता है पूर्व प्रतिबिंब, ये शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। पूर्व प्रतिबिंब यानी इस ये दो खुद प्रतिबिंब है, इसका पूर्व प्रतिबिंब यानी ये पीछे किससे जाके जुड़ा है, बताओ किससे जुड़ा है, एक से। तो दो तो हो गया प्रतिबिंब और एक इसका क्या हो गया, पूर्व प्रतिबिंब। यानी इन दोनों का भी आपस में कोई संबंध क्या होता है, प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। अब बात करते हैं फलन का प्रांत, जिसको अंग्रेजी में डोमेन भी बोलते हैं। प्रांत क्या होता है, जब देखो कोई फलन a से b में परिभाषित है, ठीक है। तो प्रांत a इस प्रकार से परिभाषित फलन जिससे जिसमें परिभाषित, a से b में परिभाषित जो a है, a का प्रत्येक अवयव जुड़ा होता है, तो ये a फलन का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो मैं इसमें प्रांत में लिख सकता हूं, यहाँ पे बोलो प्रांत का, पूछूं कि प्रांत का समुच्चय बनाइए, तो क्या है, a इसका क्या कहलाता है, प्रांत, या इसको डोमेन बोलते हैं। तो a क्या, 1 2 3 और 4, ये इसका क्या है, इस फलन का प्रांत है। यानी जिससे जिसमें परिभाषित a इस फलन का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। सहप्रांत, फलन का सहप्रांत, जिससे जाके जिसमें जुड़ता है, किसमें जुड़ रहा है, b में, ये b समुच्चय b फलन का क्या कहलाता है, सहप्रांत, यानी कोडोमेन। क्या कहलाता है, कोडोमेन।
तो देखो जाके कहाँ पे जुड़ा है, किस में जुड़ा, समुच्चय बी में जुड़ा है। तो ये बी, समुच्चय बी पूरा इस फलन का क्या कहलाता है, सहप्रांत या सह डोमेन। ठीक है, तो बोलो सहप्रांत की कहूँ तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया सहप्रांत। अब एक बात करते हैं फलन की, सॉरी क्या बता दिया, सहप्रांत बताया है ना। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी चीज है परिसर यानी रेंज। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेंज। परिसर क्या है, जो अवयव बी में अपना पूर्व प्रतिबिंब रखते हैं, यानी ए के जितने भी प्रतिबिंब हैं उनका समूह। ए के प्रतिबिंब में क्या क्या है, देखो आप बता सकते हो, यहाँ पे 2 है और क्या है 4 है, 6 है और 8 है। तो जो अपना पूर्व प्रतिबिंब रखते हैं उन अवयवों के समुच्चय को फलन का क्या कहते हैं, परिसर, या अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आए तो 11th क्लास को समझना पड़ेगा। तो ये बात हुई अभी फलन की। अब फलन में भी और बहुत सारी बातें हैं जो अपने को पढ़नी है। अब हम कुछ ऐसे फलन पढ़ेंगे जो अपने को 12th क्लास में काम में आएंगे। तो देखो सबसे पहले है अचर फलन। कुछ 4-5 प्रकार के फलन पढ़ते हैं। देखो क्या है अचर फलन। अचर फलन नाम से पता है क्या होगा, अचर राशि यानी कांस्टेंट राशि। यदि कोई फलन f a से b में परिभाषित है, a से b में यानी प्रांत सह प्रांत, ठीक है, a से b में परिभाषित है, y = fx फलन है। ये किसके बराबर हो, b क्या हो, एक अचर राशि, सीधी सीधी बात है सर। y = 3, y = 2, y = 9, y = 100, ये क्या कहलाता है, अचर फलन। यानी किसके बराबर हो, अचर राशि के बराबर, तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, अचर फलन। ये बात है किसकी, अचर फलन की। अब बात करते हैं तत्समक फलन। क्या नाम है, तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या कहलाता है, क्या होता है, देखो ये यदि ए एक अरिक्त समुच्चय, अरिक्त यानी एक तो रिक्त समुच्चय, वो भी 11वीं में पढ़ा, रिक्त यानी फाई समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, रिक्त अरिक्त यानी जिसमें कोई ना कोई अवयव जरूर होने चाहिए। ए अरिक्त समुच्चय है तो फलन ए से ए में परिभाषित, ए से ए में यानी उसी से उसी में, वन प्रांत और सहप्रांत एक जैसे हैं। फलन ए से ए में परिभाषित y = fx, y = fx, और वो किसके बराबर हो, x के, यानी जो मान x का हो वही किसका हो, y के, यानी 2 से जुड़ा, 3 से जुड़ा, 5 से जुड़ा, बराबर का जो भी मानो, है ना। तो देखो y = fx लिखा है, आराम से देख के आप समझ भी सकते हो। y = fx किसके बराबर हो, x के, फॉर ऑल x यानी सभी x के लिए, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, उल्टा ए का निशान है, सभी x के लिए ये हो किसमें, a से a अरिक्त समुच्चय में। ठीक बात है। अब बात करते हैं तीसरे फलन की, किसकी, तुल्य फलन। तुल्य यानी बराबर के हिसाब से, तुल्य को समझते हो ना, ये इसके तुल्य है, इसके जैसा है। तो इसी प्रकार से देखो तुल्य फलन 2 फलनों में होगा तुल्य, तो पता 2 फलन f तथा g तुल्य फलन कहलाते हैं। यदि परिभाषा लिखती उससे समझ में आ जाएगा, और बाकी आपको पढ़े हुए भी हैं। तो बोलो क्या, f 2 फलन है, एक तो f है और एक g है, 2 फलन है, ठीक है। ये तुल्य फलन तभी कहलाएंगे जब f का प्रांत और g का प्रांत बराबर हो, यानी ये कोई a से किसी में परिभाषित है तो इसका भी क्या होगा, a से ही होना चाहिए, समझ गए, यानी प्रांत दोनों के बराबर होने चाहिए। f का सह प्रांत g के सह प्रांत के बराबर होना चाहिए, सह प्रांत भी बराबर होने चाहिए। परिभाषित a से b में तो ये भी a से b में ही होना चाहिए। इसी प्रकार
और क्या एफ एक्स का मान जी एक्स के बराबर होना चाहिए सभी एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स, यानी एफ एक्स बराबर होना चाहिए किसके, जी एक्स के। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती है तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, तुल्य फलन कहते हैं। तो बताओ तुल्य फलन किसे कहते हैं, यदि दो फलन f और g तुल्य फलन कहलाएंगे कब, जब f का प्रांत बराबर हो किसके, g के प्रांत के। f का सह प्रांत किसके बराबर होना चाहिए, g के सह प्रांत के। और fx बराबर होना चाहिए gx के, फॉर ऑल x के सभी मानों के लिए। तो बोलो ये क्या कहलाता है, तुल्य फलन। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फलन पढ़ते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। एक एक की फलन और बहु एक एक की फलन, यानी कोई फलन एक एक की है कि बहु एक एक की है, कैसे आपको पता चले। तो देखो एक एक की फलन 1 to 1 फंक्शन, एक सा एक से, नाम से साफ साफ दिख रहा है। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, समुच्चय ए है, इसको एक बार छोड़ो, ये परिभाषा है बाद में समझा दूंगा। समुच्चय ए से बी में कोई फलन संबंध रखता है, किस प्रकार से, एक एक की फलन एक का एक से, 1 to 1, नाम से ही पता है, यानी इस ये एक का एक से, ये केवल और केवल अलग अलग अपने एक एक प्रतिबिंब रखते हो। ये तो अपन ने साफ साफ पढ़ा है किससे, परिभाषा से, कि ये इसमें कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली है तो वो क्या नहीं कहलाता, फलन नहीं कहलाता, तो खाली नहीं है। और वो केवल और केवल अपने अलग अलग एक एक अवयव, जैसे ए किससे जुड़ा है, वाई से, बी किससे जुड़ा, वी से, सी किससे जुड़ा, डब्ल्यू से, डी किससे जुड़ा है, जेड से। यानी एक एक अपना अद्वितीय, अलग अलग अद्वितीय तो नहीं बोल सकते, यानी कोई, लेकिन आप अपना अपना अलग अलग प्रतिबिंब रखता हो। तो देखो ये रहा। तो इसको परिभाषा से समझो कैसे, एक एक की फलन यानी एक एक, 1 to 1, एक एक से जुड़ा हो। तो जब f a to b में परिभाषित हो, जब x is not equal to x2, यानी x1 और x2, कोई भी x1 x2 लिया, ठीक है, वो दोनों बराबर नहीं है, x1 और x2 बराबर नहीं है, यानी इसमें से कोई दो अवयव ले लिए, a ले लिए, b ले लिए, दो अलग अलग लिए, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तब f(x1) भी बराबर नहीं होगा किसके, f(x2) फॉर ऑल x, यानी इसका फंक्शन, यानी जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। f(x1) a का प्रतिबिंब क्या है, y, b का क्या है, v। तो इसी प्रकार बताओ ये दोनों बराबर नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है सर, अलग अलग हैं। तो ये क्या होना चाहिए, एक एक की फलन की परिभाषा क्या होगी, जब x1 और x2 बराबर नहीं है तो f(x1) भी f(x2) के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x1 और x2 बराबर है, अगर आप a ही ले रहे हो तो उसका प्रतिबिंब भी बराबर होना चाहिए, तब f(x1) भी बराबर किसके होना चाहिए, f(x2). ये परिभाषा किसकी है, एक की फलन, जो आपको अभी काम आने वाली है। जब x1 x2 बराबर नहीं हो तो क्या नहीं होना चाहिए, f(x1) f(x2) के बराबर नहीं होना चाहिए, किसमें, एक की फलन में। और जब x1 और x2 बराबर हैं, यानी समुच्चय ए के अवयव बराबर हैं, तो बोलो f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2). अब इसका ही उल्टा, बहु एक की, यानी एक से अधिक जाके जुड़े, देखते हैं क्या, बहु एक की, f a से b में परिभाषित कोई फलन, देखो यहाँ बता दो, बहु एक की यानी ये तो सारे जुड़े, बहु यानी बहुत सारे, एक से अधिक से जाके जुड़े। जैसे देखो एक से अधिक से तो जुड़ भी नहीं सकता, अद्वितीय अवयव रहना चाहिए, लेकिन एक से कोई दो अवयव जुड़े हो आके, ये देखो यहाँ, ये इसका क्या है, प्रांत, ये सह प्रांत, यानी इसके सारे अवयव जुड़े, बिल्कुल जुड़े हैं सर, और किसी ना किसी एक से जुड़े हैं, बिल्कुल एक से ही जुड़े हैं। लेकिन क्या f परिभाषा से, ये a भी किससे जुड़ा है, v से, b भी किससे जुड़ा है, v से, और d भी किससे जुड़ा है, v से, यानी एक से अधिक अवयव जाके एक ही अवयव से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे। तो यही हो गया बहु एक की, यानी परिभाषा क्या होगी, f(x1) बराबर है f(x2), f(x1) बराबर है f(x2), यानी v
बराबर है, यानी उसका प्रतिबिंब बराबर हो, दो फंक्शनों का प्रतिबिंब बराबर हो, तो उसका पूर्व प्रतिबिंब भी बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये गलती नहीं होना चाहिए। तो fx1 बराबर fx2 तो क्या नहीं होने चाहिए, fx1 बराबर नहीं होना चाहिए x2, जहां x1 x2 किसे बिलोंग्स टू a फॉर ऑल x के लिए। जब x1 और x2 बराबर हैं कभी भी, जब कभी, तो fx1 fx2 अगर बराबर हो गए ये, तो इसका मतलब वो फलन क्या है, बहुएकेकी फलन। तो ये भी परिभाषा होगी किसकी। अब अपने 12th क्लास में ज़्यादा परिभाषा ही काम में आएगी, समझाने के लिए ये बातें काफ़ी है, ठीक है। तो ये तो हो गई एकेकी फलन की परिभाषा, ये हो गई बहुएकेकी। क्या हो गई परिभाषा, fx1 fx2 कोई कंडीशन में बराबर हैं, तो उसके x1 x2 बराबर नहीं है तो क्या कहलाता है, बहुएकेकी। अगर बराबर हैं तो फलन एकेकी, और अगर बराबर है x1 x2 तो उसके प्रतिबिंब अगर बराबर है तो एकेकी, बराबर नहीं है तो क्या कहलाता है, बहुएकेकी। बस यही परिभाषा है। अब बात करते हैं आच्छादक और अंतःक्षेपी, यानी ऑन टू और इनटू। एकेकी बहुएकेकी पढ़ लिया, अब बात करते हैं आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी। कोई फलन आच्छादक कब कहलाता है, आच्छादक यानी पूरा का पूरा छा जाना चाहिए। ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, परिभाषा ही काफ़ी है, आराम से समझ जाओगे आप। बताओ क्या देख पा रहे हो, एक तो ये है, एक इसमें लिख रहा हूं, देखना क्या फर्क है, देख पा रहे हो। यानी यहां सब फलन f a से b में परिभाषित है कि नहीं है, तो और यहाँ भी फलन f g, कुछ भी मान लो, कोई दूसरा फलन g है, वो किससे a से b में परिभाषित है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, देखो आच्छादक यानी यहाँ पे जो भी सह प्रांत है वो पूरा का पूरा आच्छादित है, यानी सह प्रांत में यहाँ कोई अवयव खाली नहीं है। तो आप आराम से देख सकते हो कि a का कोई अवयव किसी b के प्रत्येक पूरे अवयवों को आच्छादित कर ले तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, आच्छादक फलन। अंतःक्षेपी उसमें जाके समा जाना। तो बताओ इसमें कोई अवयव खाली है, बताओ x खाली है, यानी ऐसा कोई अवयव होना चाहिए जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो, तो ऐसे को तो क्या कहते हैं, अंतःक्षेपी। और प्रत्येक अवयव अपना पूर्व प्रतिबिंब, यानी समुच्चय B सह प्रांत में प्रत्येक अवयव अपना पूर्व प्रतिबिंब रखे, सारे के सारे अवयव पूर्व प्रतिबिंब रखे, तो ऐसे अवयव फंक्शन को क्या कहते हैं, आच्छादक फंक्शन ऑन टू। और प्रत्येक अवयव ना रखे तो उसे क्या कहते हैं, अंतःक्षेपी। तो ये हो गई। अब बात आएगी एकेकी मतलब एकेकी आच्छादक और एकेकी अंतःक्षेपी। एकेकी बहुएकेकी पढ़े है ना, वैसे अब ये देखो, ये हो गया एकेकी आच्छादक, और ये क्या बन गया, एकेकी। बस इतने ही आपके 12th क्लास में फंक्शन काम में आएंगे, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। एकेकी आच्छादक। अब एकेकी का आप अर्थ जानते हो क्या होता है, एक का एक से जाके जुड़ना, एक का एक से जाके जुड़ना और कोई अवयव खाली ना होना, आच्छादक। तो ऐसे फलन को क्या कहते हैं, एकेकी आच्छादक। और एकेकी अंतःक्षेपी। अब ये एकेकी अंतःक्षेपी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बहुएकेकी, एक अवयव दो से जाके जुड़ा है। देखो दो अवयव एक से जाके जुड़े हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखो अवयव खाली है मतलब अंतःक्षेपी, और एक एक से ही जुड़ा है, एकेकी, है ना। तो दो बना दिए इसी से, एकेकी आच्छादक और एकेकी अंतःक्षेपी। अब लिखते हैं इनकी परिभाषा। तो बात समझ में आई, एकेकी आच्छादक और एकेकी। ये देखो परिभाषा एकेकी आच्छादक, fx1 बराबर fx2। अब एकेकी वाली परिभाषा लिखी हुई है भाई, क्या, जब x1 fx2 के बराबर हो तो x1 x2 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए फॉर ऑल x, और x बिलोंग्स टू a, यानी x किससे है, a से। तो आज अपन ने
केवल फलन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फलन पढ़ा है। अभी अपन संयुक्त फलन पे गए भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो हुआ केवल बेसिक बातें। यूनिट अभी आगे स्टार्ट होएगी, उसमें अपन ने फलन पढ़ा, संबंध और समुच्चय, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। फिर फलन के प्रकार, जैसे क्या था, कांस्टेंट फंक्शन, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था ना, f(x = b), जिसको अपन ने लिखा था अचर फलन। हाँ, अचर फलन, तत्समक फलन। फिर बाद में पढ़ा अपन ने तुल्य फलन, फिर एकेकी फलन, बहु एकेकी फलन, फिर एकेकी आच्छादक, बहु एकेकी एकेकी अंतःक्षेपी। इतने तो अपने 12th क्लास में काम आएंगे। बाकी 11th क्लास में भी एक बार आप जाके पढ़ लेना, जो मैंने पढ़ाए थे पहले, है ना, उसमें सारे पढ़ाए हुए हैं। एकेकी आच्छादक, एकेकी अंतःक्षेपी, बहु एकेकी आच्छादक, बहु एकेकी अंतःक्षेपी, ये भी बातें बताई हुई है। लेकिन 12th क्लास में एकेकी आच्छादक और बहु एकेकी अंतःक्षेपी काम आते हैं। तो मैंने आज की बेसिक क्लास में इतना ही पढ़ाया है। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब अपन घुस जाएंगे किसमें? फलनों का संयोजन। संयोजन, इसका मतलब फलनों का संयोजन यानी एक से अधिक फलन होंगे, और एक से अधिक फलनों का संयोजन कर देंगे यानी संयुक्त बातें होगी। तो वही तो हो गया, संयुक्त फलन में घुस गए अपन, संयुक्त फलन में। तो अब ये संयुक्त फलन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रखना, जो बातें बताई हैं आपकी बुक में लिखी हुई हैं, पढ़ना अच्छे से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।